हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा, कैलिबर अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। कैलिबर अड्डा पे हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी। हिंदी की क्लास में हम अलंकार की क्लास अभी अभी हमारी खत्म हुई है। अलंकार हमने पढ़ लिया, संधि, समास सब लगभग हम पढ़ चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है छंद का। किस चीज़ का टॉपिक है? छंद। छंद। छंद नाम ही ऐसा है कि सुन के कभी तो मन में हँसी आती है कि ये कौन-सा शब्द है। मुझे नहीं आती, जो आजकल इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको छंद के बारे में तो कुछ पता है नहीं। तो छंद के बारे में सुनते ही उनके मन में आता है ये क्या बला आ गई, हाँ, चौपाई तो है, जानते हैं, अलंकार भी कर लिया, रस भी पढ़ लिया, समास भी पढ़ लिया, ये सब कौन-सी बलाएँ आती जा रही हैं, छंद क्या है? पर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ छंद छंद के बिना तो काव्य ही अधूरा है। एक तरह से काव्य का ये व्याकरण माना जाता है। जैसे इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें ग्रामर ज़रूरी है, हिंदी में हमें ग्रामर ज़रूरी है, जितना हिंदी के लिए ग्रामर ज़रूरी है, उतना ही काव्य के लिए छंद ज़रूरी है, ठीक है? तो छंद कैसे ऐसे कैसे मैं स्टार्टिंग में आपको बताऊँ, आपको मन ही नहीं लगेगा, तो इसके लिए थोड़ा-सा जानकारी के लिए बता देती हूँ कि छंद कहते किसको हैं। जैसे एक लाइन हमने रख ली हुँ, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, थोड़ा-सा गैप कर देती हूँ, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून, ठीक? तो ये जो लाइन हो गई, ये तो हमारी दोहा हो गई। अब इसमें हम मात्राएँ लगाते हैं, यानी इसके हम जो हमारा ये काव्य हो गया, काव्य में हम जब ग्रामर को डालते हैं, ग्रामर कैसे? इसमें जो ये मात्रा लगाते हैं, इनको जैसे ये रा है, इसको हम 1 मान लेते हैं। ये हा है, छोटी की मात्रा लगी है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको भी 1 मात्रा मान लेते हैं, इसको भी। इसमें बड़ा आ की मात्रा लगी है, उसको हम 2 मान लेते हैं, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको 1, इसको 2, इसको 1, इसको 1, इसको 2, इसको 2, इसको 1, 1, 2, 1। ये जो हमारी होती हैं, जो ये एस जैसा साइन होता है, इसको हम गुरु मानते हैं। इसको हम 2 से मार्क करते हैं और जो 1 जैसा खड़ी डंडी जैसा होता है, उसको हम 1 से मार्क करते हैं। तो अगर हम इस लाइन को देखें 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। टोटल लाइन में कितनी हो गई? 23। अब इसमें हम इस तरह से देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। जो आधा हमारा विराम आता है, इसको हम एक चरण कहते हैं। तो इसमें 13 मात्राएँ और 23 है, तो इधर 11 ही होंगी। 10 होंगी, 11 होंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मात्राएँ हैं। 24 यहाँ होंगी। ठीक? तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये इसकी मात्राएँ लग गई। जो इसकी मात्राएँ लगी उसी को हम छंद कहते हैं, ठीक है? अब हम छंद के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। अब कैसे लगाते हैं, अब थोड़ा-थोड़ा आपकी समझ में आने लगा होगा कि छंद क्या है? क्या मैम पढ़ाने जा रही हैं। तो सिर्फ़ जानकारी के लिए बताया है ये, अभी इसमें हमारा कोर्स नहीं खत्म होता है, ठीक है? छंद है छंद जो है ये छेदेदार मतलब किससे बना है? छिदी धातु धातु से बना है, ठीक है? जिसका अर्थ होता है ढकना, जिसका अर्थ होता है ढकना, किसी चीज को ढक देना, कोई आवरण पहना देना, ठीक है? तो छिद का अर्थ होता है ढकना। इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था। सर्वप्रथम छंद का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था, ठीक है?
ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है कि हाँ, किसने कहाँ सबसे पहले इसका प्रयोग देखने को मिलता है, क्या है छंद, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसकी जानकारी के लिए आपको बता रही हूँ। बाकी इसमें ज़्यादा चीज़ें यही आती हैं, वो मैं आपको अभी धीरे-धीरे समझाती जाऊँगी। जैसे-जैसे आप इसमें घुसते जाएँगे, आप इसके भाव को समझते जाएँगे, वैसे-वैसे आपको छंद के बारे में जानकारी मिलती जाएगी, ठीक है? छंद में हुआ था। ठीक है, इसके जो प्रणेता थे, इसके प्रणेता कौन थे? इसके प्रणेता पिंगल ऋषि थे। इसके प्रणेता पिंगल ऋषि थे। तो कुछ जगह छंद को क्या कहा जाता है? अतः इसे पिंगल भी कहा जाता है। पिंगल भी कहते हैं, ठीक है? आप छोटी-छोटी बातें ज़रूर समझते जाइएगा, ज़रूर इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, इसीलिए इसको पिंगल भी कहा जाता है। तो अब हम जानते हैं इसका अर्थ जो होता है ढकना हमने कहा। तो इसके बारे में कहावत है कि जब ऋषि जब पहले के ज़माने में सुर और असुर 2 तरह की शक्तियाँ पाई जाती थी, तो सुर जो होते थे, ऐसा नहीं है वो गुनाह नहीं करते थे, तो वो अपने गुनाहों को करने के लिए ढकने के लिए छंद का प्रयोग करते थे। तो उसी अर्थ को लेते हुए मतलब किसी चीज़ को ढकना कोई कमी रह जाती है, तो उसी तरह जब कवि और साहित्यकार या कलाकार अपनी कोई कलाकृति करता है, यानी जो कवि हमारा है कविता लिखता है, तो अपनी कविता कामिनी को अपने एक तरह से सुंदर बनाने के लिए उसमें जो कमियाँ होती हैं उनको ढकने के लिए इसका छंदों का प्रयोग करता है, तो इसीलिए छंद कहा गया। और अगर पारिभाषिक रूप में लिया जाए तो परिभाषा इसकी होती है जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, गति, यति, गण, तुक आदि का प्रयोग हुआ हो वही छंद है। ठीक है, छंद क्या है? वो रचनाएँ जिनमें तुक भी लगा हो, यति लगी हो, गति लगी हो, सही ढंग से किया गया हो, गणों का प्रयोग किया गया हो, मात्रा का सही ढंग से प्रयोग किया गया हो, वही क्या है? छंद है, ठीक है? तो इस तरह से इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर मैं आपको इसके अंग बताती हूँ। स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा, नहीं लिया होगा तो वीडियो रिप्ले करके देख लीजिएगा। आपको छंद थोड़ा भी समझ में आ रहा होगा तो लाइक देख लीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो ऑन करते ही। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। कमेंट, शेयर अपने फ्रेंड्स को भी अच्छी-अच्छी जानकारियाँ देते रहिए, ठीक है? अब ये देखते हैं छंद के अंग कौन-कौन से होते हैं। छंद के अंग या कह लीजिए अवयव। इसके टोटल 7 अवयव होते हैं। 4 5 6 7 देखिए पहला होता है चरण, मात्रा, वर्ण, गति, यति, तुक, लघु गुरु और गण। ठीक है, इतने इसके अंग होते हैं छंद के, इनके बिना छंद अधूरा माना जाता है, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं चरण से। चरण क्या होते हैं? चलिए समझते हैं। चरण, जैसे हमने ये लिखा, इसको मैं मिटा देती हूँ।
अब देखिए यहाँ ये काम आ रहा है इसलिए मैंने नहीं रब किया था। चरण जैसे हमने यहाँ स्टार्ट किया, रहीमन पानी राखिए। अब हम इनसे इनको कोरिलेट करते जाएंगे। जैसे हमने कहा रहीमन पानी राखिए, यहाँ कॉमा लगा दिया तो ये क्या हो गया, यति हो गई। यहाँ हम थोड़ा ठहराव लाए अपने, जो हमारा दोहा है, चौपाई है, बहुत सारे तरह के छंद होते हैं, वो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। यहाँ देख लीजिए, तो जहाँ हम ये थोड़ा ठहराव लाते हैं, बिन पानी सब सून, यहाँ पे थोड़ा रुके तो पूर्ण विराम लग गया। पानी गए न उबरे, फिर हमने थोड़ा ठहरा लिया। मोती मानुष चून, यहाँ पे आके हमने पूरा ठहराव ले लिया, तो यहाँ पे डबल कॉमा हो, डबल पूर्ण विराम हो गया। तो ये हमारे चारों यति हो गए। ठीक है, यहाँ पे जो हम ठहराव लेते हैं, ठहराव को यति कहते हैं। अब हम चरण की बात करते हैं। चरण क्या है, चरण कोई भी काव्य हो, कोई भी दोहा, चौपाई, मतलब छंद हो, उसमें चार चरण, मतलब चरण के आधार पे वे डिवाइड होते हैं। कैसे, जैसे ये हमने लिया, मान लिया ये दोहा है, तो इसमें चार चरण है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। चरण कितने होते हैं, प्राय चार चरण होते हैं। ठीक है, कितने चरण होते हैं, चार चरण होते हैं। ठीक है, चरण आपको समझ में आ रहा है ना? कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ समझने में कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। चार चरण होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं चरणों को दो भागों में बांटा जाता है। कैसे, चरण को दो भागों में बांटा जाता है, सम और विषम। ठीक है, सम कैसे, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, चार चरण हमारे हो गए। तो गिनती में जैसा जब हम गणित पढ़ते हैं तो हमारे जो सब एक, तीन, पाँच, सात, नौ, ये जो होती हैं विषम संख्याएं होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ये सम संख्याएं होती हैं। इन्हीं के आधार पर ये सम और विषम बांटे गए हैं। तो विषम क्या है, एक और तीन, एक और तीन, ये हमारे विषम हो गए। और दो और चार ये हमारे, सॉरी, सम, दो और चार सम हो गए, और एक और तीन जो है ये हमारे विषम हो गए। सम और विषम दो भागों में ये चरण हमारे बट गए। ठीक है, इतनी बात आई समझ में कि चार चरण होते हैं, और चारों चरण ये है, पहला तीसरा सम है, दूसरा पहला तीसरा विषम है, और दूसरा चौथा सम चरण है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब मैं इसको रब करूं। अब एक चीज और पूछा जाता है, कई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हाँ कितने चरण होते हैं, तो चार चरण आपने लिख दिया। कितने तरह के होते हैं, सम विषम, वो भी आपने लिख दिया। कई बार आता है कितनी पंक्तियां होती हैं। ठीक है, ऐसा आता है कि पंक्तियां कितनी होती हैं। अब पंक्ति कितनी है, पंक्ति तो हमारे पास दो ही है ना, एक, दो, जितनी एक लाइन में लिखी जाए। दोहा, ये जैसे दोहा है तो दोहा हम ऐसे ही लिखते हैं ना, एक लाइन में। जब हम चौपाई की बात करेंगे तो चौपाई में चार लाइनें लिखते हैं, या हर गीतिका, कुंडली, कुंडलियां, ऐसे बहुत सारे डिवाइड है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी जानकारी के लिए पंक्ति की अगर बात की जाए तो पंक्तियां, जैसे इसमें कितनी पंक्ति है, दो पंक्ति है। ठीक है, तो इस तरह से आप जिसको हम एक लाइन में लिखते हैं, सामान्यतया हमको प्राय लिखा मिलता है, प्राय मतलब 90%, पहले भी आपको बता चुकी हूं, तो वो यहाँ पे पंक्तियां दो ही रहेंगी। ठीक, इतनी बात हो गई। अब हम बात करते हैं वर्ण की, कि हम वर्ण कैसे बांटेंगे। वर्ण और मात्रा हमारे हो गए, चरण हमारा कंप्लीट हो गया, चरण समझ में आ गया। अब थोड़ी बात करेंगे हम मात्रा और वर्ण की। वर्ण और मात्रा, जो ये वर्ण और मात्रा होती है, इन्हीं के आधार पर वर्णिक और मात्रिक छंद डिवाइड होते हैं, वो आपको आगे पढ़ाए जाएंगे। वर्ण क्या होते हैं, वर्ण तो जैसे हमने लिखा का, ठीक, तो का में हम जब लिखते हैं तो क प्लस आ मिला होता है, तब हम का लिखते हैं। अदरवाइज का ऐसे रहता है, जब हमारा ये का रहता है तो का और आ मिला रहता है। ठीक है, तब ये हमारा का होता है।
ये मैं आपको वर्णमाला में पढ़ा चुकी हूँ। जिसके समझ में नहीं आ रहा है वर्ण क्या होते हैं, वो वर्णमाला की क्लास के लिए वर्णमाला का वीडियो हम मेरा देख लीजिएगा, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो मुझे बताइएगा, मैं इसको और भी एक्सप्लेन आपको कर दूंगी, ठीक है। तो वर्ण हमारा ऐसे हो गया। अब हम बात करते हैं मात्रा की। वर्ण मात्रा के लिए आपको क्या करना है, पहली चीजें सारे स्वर याद रखने हैं। सारे स्वर कौन से हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, रे, ए, आए, ओ, आओ, अंग और आ। अब इनको हमें याद रखना है मात्रा के लिए, ठीक है। मात्राएं तो इन्हीं स्वरों से बनती है ना। तो अब मात्राएं इसमें देखिए, मात्रा से कैसे याद करना है, ये तो ऐसे रहता है। इसकी मात्रा इसके साथ रहती है, इसकी मात्रा इस तरह 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 रहती है, इसकी मात्रा अक्षर पे इस तरह लगती है, इसकी मात्रा 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 इस तरह और इसकी इस तरह। प्रत्येक को उसकी मात्रा के साथ आपको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ठीक, इतनी चीजें हो गई। अब इतनी चीजों में जिसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया है, ये हमारी हो गई मात्रा। हमने बताया था दो मात्राएं कितने तरह की होती हैं, मात्राएं दो तरह की होती हैं, पहली लघु और दूसरी दीर्घ, या फिर इसको गुरु बोलते हैं, ठीक है। जो ये लघु होते हैं, लघु मैं इधर लिख दे रही हूँ, इसको लिखा रहना थोड़ा जरूरी है। और गुरु, लघु जो होता है, लघु को ऐसे इंडिकेट किया जाता है, इसका साइन 1 का होता है। गुरु जो है उसको यस से इंडिकेट किया जाता है और ये 2 को इंडिकेट करता है, ठीक है। लघु और गुरु मात्राएं आपकी होती हैं, ठीक है। इनका इंडिकेशन ऐसे होता है। ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज आपसे छूटने ना पाए, इसलिए ये मैं इसको डबल ब्रेकर ग्राउंड में कर रही हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया गुरु। अब जो मैंने ब्रैकेट में किया है, ठीक है, ये हमारी गुरु मात्राएं हैं, और जो सर्कल से रेड में कर रही हूं ये आपकी लघु है, ठीक है। लघु और गुरु आपको समझ में आ गया। जो जैसे छोटा आ हो गया आपका, छोटा ऊ हो गया, छोटी ई, सॉरी, हाँ, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, और री की मात्रा हो गई। ये इतनी लघु मात्राएं हो गई और बाकी सब दीर्घ मात्राएं हो गई, ठीक है। अब हम लघु और दीर्घ में क्या क्या चीजें और रखेंगे वो आप देख लीजिए, ठीक है। इतनी चीजें आपने नोट डाउन कर ली हैं। अब मैं थोड़ा रब करती हूँ जिससे आपको और चीजें समझ में आए। स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। एक चीज और नोट करने वाला है कि जो ये मात्राएं हैं, ये कहीं भी रहे, लघु या गुरु जैसे रहे, अपने रूप में लगेंगी। कैसे? अपने रूप में ही लगेंगी, ठीक है। इनका रूप चेंज नहीं होगा कि किसी के साथ आ रही हैं। अब हम लघु मात्राएं कैसे लगाएंगे या दीर्घ कब कहाँ कैसे लगाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा देखते हैं।
इसमें मात्राएं कैसे लगाए हैं वो हम आपको बता चुके हैं। अब हम लघु मात्राएं और दीर्घ मात्राएं कहाँ कहाँ लगेंगी उसका उल्लेख कर लेते हैं। जैसे लघु मात्राएं हमारी हो गई कि जैसे छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ और क्या हमारा हो गया री, इससे संबंधित। सपोज दैट हमारा क आया, क में क्या होता है आ मिलता है, तो इसलिए क ई की मात्रा लगी, ऊ की मात्रा लगी और री की मात्रा लगी, इतना। इसके अलावा जब एक और आता है चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु, जब चंद्र बिंदु जहां आता है, चंद्र बिंदु समझते हैं ना, तो यहाँ पे भी लघु मात्रा ही लगेगी। ठीक, आई बात समझ में कि जहां पे चंद्र बिंदु है, इन सबके साथ साथ चंद्र बिंदु जिन अक्षर पे रहेगा वहां भी लघु मात्रा ही लगेगी। ठीक है, इसको बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब हम आते हैं दीर्घ मात्रा पे। दीर्घ मात्रा हमारा हो गया बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा और ए की मात्रा, ए, आए, ओ, आओ, अंग। देखिए अंग और चंद्र बिंदु दोनों में अंतर है, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। आ, इतनी चीजें हैं, इनके साथ लगेगी। इसके साथ साथ अब जो नोट करने वाली चीज है, इतना तो मैंने आपको अभी बताया था, आपके दिमाग में होगा ही। और जो नोट करने वाली चीज है वो ये है कि संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों में उससे पहले। ठीक, कैसे उससे पहले मैं आपको बताती हूँ। अब उससे पहले इस तरह कि हमारा हो गया, सपोज दैट हमने ले लिया सत्य, ले लिया, क्या ले लिया सत्य। तो ये त और या ये क्या हो गए संयुक्त व्यंजन हो गए। संयुक्त व्यंजन अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा क्योंकि आप तो भूल चुके होंगे संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। जब दो व्यंजन लगातार में हो, दो व्यंजन लगातार हो, वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। त और या देखिए दोनों लगातार हैं तो ये संयुक्त व्यंजन हो गए। ठीक है, तो इनके साथ देखिए ये यहाँ पे है, तो उनसे पहले मैंने कहा, तो पहले क्या है त और या संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पे गुरु लग जाएगा और यहाँ पे लघु ही लगेगा। कई बार आप सोचते हैं कि आधे अक्षर की मात्रा नहीं लगती है, ऐसा नहीं है। पहले मैं भी, मुझे ऐसा बहुत टाइम तक मुझे नहीं पता था। मैं इसको सोचती रह जाती थी कि यहाँ तो, क्योंकि स्कूल में तो मुझे भी नहीं बताया गया, आपको भी मेरे ख्याल से नहीं बताया गया होगा। जो 10-12 करके बाहर आ रहे होंगे, कोरोना से अभी बाहर आए हैं, क्लासेस चली नहीं है, और आपको भी क्लास में नहीं बताया गया होगा, मुझे भी नहीं बताया गया था। तो मैं भी ये जानती थी कि इसकी मात्रा ही नहीं लगती। फिर ये सा में क्यों, सा तो एक ही मात्रा है, मात्रा तो कुछ लगी नहीं है, तो यहाँ पे तो यहाँ भी लघु होना चाहिए, गुरु कैसे लग गया। तो ये चीजें समझ में नहीं आती हैं, आपको कोई किताब नहीं बताती है। या आप ऐसे ही समझने से समझेंगे कि अगर दो व्यंजन लगातार हैं, यानी दो व्यंजन, ये देखिए दो व्यंजन लगातार हो गए, उनसे पहले हमारा गुरु लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये मात्रा लगेगी। दूसरी चीज और जो पॉइंट दूसरा नोट करने वाला है वो है हलंत अक्षर से पहले, से पहले। अब कैसे हलंत से पहले, जैसे हमने ले लिया, इसको भी एक उदाहरण से आपको बता दूं।
राजन, ठीक, राजन लिया। तो हलंत यहाँ लगा है, तो इससे पहले यहाँ पे, जैसे यहाँ पे गुरु लगा, तो यहाँ पे भी गुरु लगेगा और यहाँ लघु लग गया। इससे पहले, हलन से पहले क्या लग गया? गुरु लग गया। तो गुरु यानी कि दीर्घ, यानी कि इसको गुरु भी बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इससे पहले गुरु मात्राएं लगेंगी। आई बात समझ में? कोई तकलीफ किसी को कुछ समझने में? कुछ ऐसा हो जो समझ में नहीं आ रहा हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा। और अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करते ही रहिएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें आपकी समझ में आ गई हो तो मैं इसको रब कर दूं और इसको एक बार अच्छे से मात्रा कैसे लगाते हैं मैं आपको बता दूं। जो इसमें अब मात्राओं के बाद ये आएंगी। ज्यादातर आपके 90% एग्जाम, 95 कह लीजिए, 95% एग्जाम जो होते हैं वो मात्रिक छंद आधारित ही होते हैं, उनमें इन मात्राओं की जरूरत होती है। बहुत कम एग्जाम या बहुत हाई लेवल के एग्जाम ऐसे आते हैं कि जिसमें वार्णिक छंद पूछे जाते हैं। वार्णिक छंद बहुत कम पूछे जाते हैं, एग्जाम में बहुत कम आते हैं, मात्रिक छंद ही आते हैं। इसलिए मात्रिक छंद पे आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको इतने अच्छे से तैयार करा दूंगी कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अभी तक जितना पढ़ाया है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आगे भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। इसको मैं पहले सही से लिख दूं, जहां जहां मिट गया है। ठीक, अब इसमें हम मात्रा लगाते हैं। देखिए, अब रा अकेला है, इसमें र आ है ना, तो एक। इसमें देखिए छोटी की मात्रा है एक, यानी लघु लघु। म भी अकेला है, ना भी अकेला है। अब देखिए, अब आपको मात्रा समझ में आ रही होगी। ये देखिए, बड़ा की मात्रा है दो, बड़ी की मात्रा है दो, बड़ा की मात्रा है दो, छोटी की मात्रा है एक, ए है दो, ठीक। छोटी की मात्रा है एक, बड़ी छोटी खाली अक्षर है एक, बड़ा आ, बड़ी ई, एक, एक, दो, एक, ठीक। यहाँ देखिए, दो, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, 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 एक, एक, दो, एक। देखिए, इस तरह से ये हमारा दोहा बन गया। दोहा में हमारी 13 और 11 मात्राएं होती हैं। सोठा जो होता है इसका जस्ट उल्टा होता है। चौपाई होते हैं, उसमें 4 चरण होती हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। आप कंफ्यूज ना होइए कि कौन सी मात्राएं कैसी होती हैं। इतना ही है। दोहा आप जितना जानते हो उतना ऐसे मात्राएं लगा के तब तक कोशिश करिए। आपका होमवर्क यही होता है कि आप के पास जो भी दोहा चौपाई हैं, जैसे भी छंद आपको मिल रहे हैं, दोहा चौपाई सोरठा भी मुख्यतः ये 3 आपको जानने हैं, वो आपको पता भी होंगे, याद भी होंगे। कबीरदास के दोहे, तुलसीदास जी के, या हनुमान चालीसा के चौपाइयाँ याद हों, तो इस तरह की चीज़ें जो याद होंगी। आपका होमवर्क यही है कि उसमें ये मात्राएँ लगा के देखिए। कोई कन्फ्यूजन आती है आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊँगी। आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो, लाइक, कमेंट, शेयर करते रहें। लाइक हमारा बढ़ाते रहें। हमारे लाइक का टारगेट जो है वो आप पूरा करते रहें। जल्द ही आपके पास नया वीडियो लेके और इसकी और डिटेलिंग करते हुए जो छंद हैं उनके प्रकार को बताते हुए नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।